बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और यकीनन हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप हमारे मुंतज़िर होंगे और इसलिए हम एक नया शो लेकर आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हैं। मुझे कहते हैं हुसैन मलिक, प्रोग्राम में मेरा साथ देती हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद करती हूं आप ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, एक और नए और भरपूर दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, हम मंडे टू फ्राइडे आपके सामने होते हैं बहुत सारी खबरों के साथ। तो आज से चंद साल पहले जनवरी 2010 में हुंजा की पहाड़ी में एक ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके नतीजे में वहां पर मौजूद अताबाद नामी पूरे का पूरा गांव हज़ारों टन मिट्टी के नीचे दब गया। दरिया हुंजा का बहाव रुक गया और कुछ ही दिनों में पहाड़ों के दरमियान नीला पानी जमा होने लगा। दुनिया की हसीन तरीन झीलों में से एक अताबाद झील वजूद में आई। बज़ाहिर एक हादसे के नतीजे में बनने वाली अताबाद नामी इस झील का हुस्न दिल को मोह लेने वाला है। फिरोजी पानी, बर्फपोश पहाड़ों का अक्स और इर्द गिर्द बिखरी हुई खामोशी, हर नजारा जैसे कोई पेंटिंग हो। गुज़श्ता दिनों जॉर्ज बकले नामी एक गैर मुल्की सयाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसी अताबाद झील के हवाले से खौफनाक इंकशाफ किया, जो कि सोशल मीडिया पर हुआ। अपनी वीडियो में जॉर्ज ने यह दिखाया कि किस तरह किनारे पर मौजूद एक होटल की जानिब से झील के अंदर सीवरेज का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। बहुत ही अफसोसनाक बात है, ज़ाहिर बात है, जो मनाजिर पाकिस्तान की पॉजिटिविटी, अच्छा एक इमेज पोर्ट्रे करते हैं, हम उसी को ही गंदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, वीडियो जो ही मंजरनामे पर आई तो सोशल मीडिया पर एक हलचल मच गई और सार्फिन मुतालबा करने लगे कि अगर ये खबर सच है तो होटल के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल जी, कार्रवाई बनती है। और अगर इस होटल की हम बात करें तो उसकी खास बात यही है कि झील के किनारे है और आपको अपने रूम से इस झील का बड़ा प्यारा व्यू मिलता है, अगर आपका वहां जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी पानी को, जो फिरोजी पानी है, उसी को आलूदा किया जा रहा है, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई इस चीज के सामने आने के बाद। जॉर्ज की खबर सच साबित हुई तो डिप्टी कमिश्नर गुजाल ने एक्शन लिया और होटल के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसे सील किया गया है। और नाजरीन, ये वाकया आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया की ताकत की बेहतरीन अक्कासी करता है। बिल्कुल। और इस बात की गवाही भी देता है कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव व्यूज से दुनिया में बड़ी से बड़ी तब्दीली भी लाई जा सकती है, ऐसा मुमकिन है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं वेदर सेगमेंट और जानते हैं कि मुल्क भर का मौसम आज कैसा रहने वाला है। तो बताइए, आइए आपको मुल्क की सूरत हाल से आगाह करते हैं, कैसा वेदर चल रहा है अभी। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। बारिशों के बाद गर्मी फिर जोर पकड़ने लगी है। महकमा मौसमियात ने कल से 21 जून तक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बेशतर इलाके बादलों की लपेट में रहेंगे। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू का जिक्र करते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 23 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के मौसम पर, जहां मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 28 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां सूबे के मैदानी और जुनूबी अजला शदीद गर्मी की लपेट में हैं। पेशावर का तस्करा करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 40 और कम से कम 29 डिग्री रहने की तवक्को है। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यानी कि सवात की, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 29 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। और अब रुख करते हैं सुबह पंजाब के मौसम की तरफ, जहां गर्मी फिर जोर पकड़ने लगी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का तस्करा करते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 42 और कम से कम
28 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की जानिब चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 40 और कम से कम 30 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब शेयर करते हैं सुबह बलूचिस्तान का मौसम, जहां दिन भर सूरज आंखें दिखाएगा। खुश जायका फलों के शहर कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के जनूबी और मशरकी अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। और आखिर में हमेशा की तरह तज़किरा करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मिनी पाकिस्तान कराची का जिक्र करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 38 और कम से कम 30 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 42 और कम से कम 31 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की है। मौसम की सूरत हाल आपने जानी, और लाहौर में तो वैसे ही मौसम बेहतर है। 2 दिन से तो सूरज ने मुखड़ा भी नहीं दिखाया था, आज जरा कुछ अब वो दिखा रहा है। चेहरा दिखा दी, लेकिन टेम्परेचर जो है वो जो दर्जा हरारत है वो कंट्रोल में है। एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं जनाब। फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का नाम तो इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। फोर्ब्स ने उनकी कारकर्दगी को स्टनिंग शो करार देते हुए उन्हें एशिया के नुमाया नौजवानों में शामिल किया है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन बावकार मशहूर फहरिस्तों में से एक है, जो हर साल जारी की जाती है। इस फहरिस्त में दुनिया भर के उन नौजवानों को शामिल किया जाता है जिन्होंने 30 साल की उम्र से पहले अपने शोबे में गैर मामूली कारकर्दगी, कामयाबी और असर रसूख हासिल किया हो। फोर्ब्स की इस लिस्ट को आलमी सतह पर टैलेंट, कामयाबी और जिद्दत की अलामत समझा जाता है। अरशद नदीम को इस फहरिस्त में शामिल करना पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज की बात है। वो एक शानदार एथलीट तो हैं ही, जिन्होंने न सिर्फ जेवलिन थ्रो में आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया, बल्कि पाकिस्तान में एक बार फिर इस खेल को जिंदा कर दिया है। ये फहरिस्त अरशद नदीम की जाती कामयाबी का एतराफ भी है और इस बात का सबूत भी कि पाकिस्तान के नौजवान दुनिया में किसी से कम नहीं। बिल्कुल, इस चीज में तो कोई शक नहीं है, और एक नहीं हजारों दफा भी कहा जाए तो कम नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ये पहचान है हमारे नौजवान। बिल्कुल टैलेंट है, और आप देखें कि वो अपने बलबूते पे आगे आए, उसके बाद उन्हें सपोर्ट मिलना शुरू हुई। तो ऐसे नौजवान जो हैं, जो बैठे हुए हैं, शायद मुंतजिर हैं कि कोई आएगा उन्हें सपोर्ट करेगा, उनका हाथ पकड़कर उन्हें जनाब मैदान जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, आपको खुद ही थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। जब आपकी एफर्ट नजर आएगी तो फिर लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो नाजरीन, आजकल सबको एक फिक्र जो है वो बड़ी लाहक रहती है, बड़ा सताती है। वो क्या है? वो हमें भी बड़ा सताती है, वो बता देते हैं हाँ। कि उनके मोबाइल की जो बैटरी है वो 100% क्यों नहीं हुई। ये बड़ा सवाल है। नहीं हुई ये सवाल है, और जब उज़ैर हो जाए तो ऐसा लगता है कि आपने ना जंग जीत ली है और पूरा दिन आप मजे से मोबाइल यूज करेंगे, कोई रोकेगा नहीं और बहुत मजा आने वाला है, ऐसी फीलिंग। लेकिन होता ये कि जनाब ये पूरा फोन चार्ज करना दरअसल आपकी बैटरी के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक साइंसदान चाओ यांग हैं, जो कि कहते हैं कि अगर आप मोबाइल को बार बार 100% तक चार्ज करते हैं तो बैटरी ज्यादा तेजी से खराब होने लगती है। ये हमारा कंसर्न। बिल्कुल, और इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं, न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर दिबाकर दत्ता ने भी कहा है कि अगर मोबाइल बैटरी मुकम्मल चार्ज रखने से बैटरी हाई वोल्टेज पर रहती है। ये इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए, जो इसकी केमिकल साख्त को मुतासिर करती है, फैक्ट करती है। तो बिल्कुल माहिरीन का मशवरा आपके लिए यही है कि मोबाइल को 80-90% तक आप चार्ज कर लें, और जब बैटरी आपकी 20% के करीब आ जाए तब चार्जिंग शुरू कर दें, क्योंकि बैटरी फुल रखना अक्लमंदी नहीं है। बैटरी को ये खराब करने का फॉर्मूला है, जो कि आप अपने हाथों से कर रहे हैं। बिल्कुल, और साथ में आपको बताते हैं ये जो फास्ट चार्जिंग वाला प्रोसेस होता है, और शदीद गर्मी में आप देखते हैं कि आपका बैठे बैठे फोन जो है गर्म हो जाता है, तो ये दोनों चीजें दुश्मन है आपके मोबाइल बैटरी की। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल की जो बैटरी है अच्छी रहे, उसकी लाइफ अच्छी रहे, तो इन बातों का खास ख्याल रखें। तो आपका फोन है
ज्यादा देर तक चल सके। तो कैसे ख्याल रखें, मुझे बताएं ना। आप जो मर्द रात बाहर निकल रहे होते हैं गर्मी में, क्या अभी करें? तो बताया आपको। नहीं, वो किसी थैली में बर्फ डाल के फोन उसमें साथ रखें ताकि फोन हीट अप ना हो। क्या करें बताएं? आप अगर गाड़ी में बैठे हैं तो एसी के सामने देखिए, गाड़ी से उतर के कहीं जाना भी पड़ जाता है। गाड़ी से आपने कहीं जाना ही, सड़क पे घूमते रहे। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने लू के मौसम में सड़क पे निकलना पड़ जाता है, कुछ और काम करने पड़ जाते हैं। खैर, इस पे तो सड़कों वाले काम, इस पे तो अभी हम डिबेट करेंगे ना कि जनाब कौन से ऐसे काम होते हैं और किस तरह से फोन को बचाया जा सकता है। खैर, ऑन अ सीरियस नोट प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं, बात कर लेते हैं एक इंतहाई अहम मामले की, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसराइली हमलों के बाद ईरान के जवाबी वार कई ज़्यादा शदीद हो चुके हैं। ईरान ने तेल अवीव और हिफा समेत कई शहरों पर हाइपरसोनिक और फतेह 1 मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में कई अहम तंसीबात तबाह और दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। पासदारान इनकलाब ने इसराइली शहरियों को तेल अवीव खाली करने की वार्निंग दे दी और कहा है कि वो इसराइल के किसी हिस्से को भी रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइल ने भी तेहरान और मगरबी ईरान पर शदीद हमले किए हैं और इन हमलों में इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाया जा सकता है और ईरानी क़यादत का खात्मा भी तनाज़े का वाहिद हल है। इस तनाज़े में अगर देखा जाए तो एक अहम और हैरान कुन डेवलपमेंट ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास अधूरा छोड़कर हंगामी तौर पर अमरीका वापस पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिचुएशन रूम में कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया। सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए ये ऐलान किया है कि अब सिर्फ जोहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे पर ही मुआहदा होगा। उनका कहना है कि वो जंग बंदी नहीं चाहते बल्कि उससे भी बेहतर नताइज की तलाश में है। उन्होंने तेहरान खाली करने की धमकी भी दी और यह दावा किया कि अमेरिका ने तेहरान की फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरान लीडर की मौजूदा लोकेशन का इल्म है, अगर ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि बड़ा तशवीशनाक है। ऐसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। इस वक्त हमारे साथ मसूद साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखी जाए तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर अमरीका जंग में बराए रास्त कूदता है, जो इस वक्त करंट सिचुएशन बनी हुई है उस हवाले से बात करते हैं, या इसराइल को मदद देता है, दोनों सूरतों में खित्ते की सियासी और दिफाई सूरत हाल क्या होगी? जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल में जिस तरह अभी तो जो किस्म की स्टेज सेट किया जा रहा है, जो ऑप्टिक्स पेश किए जा रहे हैं, और जिस तरह ट्रंप वहाँ से G7 की मीटिंग से आ गए थे और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की है, देन ही सेट की अनकंडीशनल सरेंडर होने चाहिए। फिर उन्होंने अपने जो फ्लीट्स थे, जो वियतनाम वाली साइड पर था, वो एक फ्लीट भी मूव कराया। 2 कैरियर ऑलरेडी उनके वहाँ पे थे, मिडिल ईस्ट में थे, और अबाउट 50,000 प्लस ट्रुप्स भी उनके वहाँ पे मौजूद हैं। और इस तरीके से एक देखें, फिर रिफ्यूलिंग के जहाज बहुत सारे उन्होंने मूव कराए टू मिडिल ईस्ट। तो एक इम्प्रेशन उन्होंने ये बधाई ये दे रहे हैं कि ये एक प्रिपरेशन है जिसमें एक अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट होगी। तो ऐसा नियर फ्यूचर लाइकली तो नहीं है कि जल्दी ये होगा, क्योंकि उससे इम्प्लीकेशन उसके बड़े सीरियस होंगे, क्योंकि जो बाकी ममालिक है, स्पेशली जब चाइना और रशिया की बात करते हैं, वो भी इस डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं। प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा हम मेडिएट करने को तैयार हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा हम इन्वेस्ट यूरेनियम उनको हम वहाँ से ले सकते हैं। चाइनीज ने भी कहा है कि जी सिचुएशन की अमेरिका की अभी वो इम्पोर्टेंस नहीं रही है, तो हमने सिचुएशन को देखना है। तो इस तरह मैं तो समझता हूँ ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि देखें कि प्रेशर इजराइल के ऊपर है, और जिस तरीके से उनका जो आयरन डोम सिस्टम है या डेविड स्लिंग है, एरो सिस्टम है, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। कि अगर देखेंगे अगर 30% भी जाके मिसाइल हिट कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। जिस तरह के वहाँ से देखें, वहाँ पे साइकोलॉजिकल बड़ा इम्पैक्ट है, इजराइल में खौफ है। इजराइल का टोटल जो एरिया, मुल्क की जो लंबाई है 470 किलोमीटर है, और उसका विड्थ एट प्लेसेस में 15 किलोमीटर है, जहाँ मैक्सिमम 137 किलोमीटर है। 21,000 स्क्वायर किलोमीटर का इजराइल है। अगर इस तरह मिसाइलों की बारिश रही तो फिर आप देख लें कि क्या कुछ हो सकता है। इजराइल में तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट भी कोलैप्स कर सकती है। तो ये वो एक जेस्चर से अमेरिका की तरफ से कि हम की आ रहे हैं, और फिर एक प्रेशर कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही नुकसानात जो हैं उन्हें छुपाने के लिए सेंसरशिप को हम देख रहे हैं कि इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया है और कोई भी इस तरह की खबर बाहर नहीं आने दी जा रही। ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर 2 दिन पहले तक तो ईरान को सालिसी की पेशकश कर रहे थे, इस पर बात कर रहे थे, मुज़ाकरात की दावत दी जा रही थी,
अब वो अचानक हम देख रहे हैं मुज़ाकरात से पीछे हट गए हैं, उनके रवैये में भी बड़ी तब्दीली है। इसकी असल वजह क्या है? हालांकि ईरान की जानिब से तो कोई जवाब अमेरिका को फराहम नहीं किया गया कि ताकि वो इस जंग के अंदर कूदे। हाल में जो प्रेशर जो इजराइल पे आ रहा है ना, जो मिसाइलों की बारिश हुई है, ये जिस तरीके से अभी फतेह तूक की बात हो रही है, जो मिसाइल जा रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, और जिस तरीके से ये हिट कर रहे हैं, पहले हमने खैबर को भी देखा, इमाद मिसाइल्स को भी देखे, बदर मिसाइल को भी देखे, वो पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो वो भी तो एनालिस्ट का ये मानना है कि एक वक्त आएगा कि इजराइल विल बिकम ए डिफेंसलेस स्टेट, क्योंकि इनके पास मिसाइल्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि देखें, जो आयरन डोम का कंसेप्ट है, एक मिसाइल इज वर्थ $50,000, और उस तरह की वो चीजें अभी हो भी नहीं रही है। लोगों में खौफ है। आप देखें ना, पूरा मुल्क जो है जब सायरन बजते हैं तो खाली हो जाता है, वो अंडरग्राउंड शेल्टर्स में चले जाते हैं। तो वो एक ऐसी अजीब गरीब सूरत हाल है। अभी आप देखें, वो यूज टू थे हिजबुल्ला और हमास से, कि जो इनके पास इतनी बड़ी पावर नहीं थी। अब उनको ईरान का सामना हुआ है। फिर ईरान के अपने भी मसाइल हैं। देखे, ईरान भी कहाँ तक, अभी भी क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग दे कैन कंटिन्यू। तो अगर इनके पास जो पोटेंट फोर्स है वो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, तो सम एक्सटेंट इनके पास नेवल कैपेबिलिटी है, जो स्टेट ऑफ हार्मस को वो किसी सूरत में कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाली डेवलपमेंट है। लेकिन मैं समझ नहीं, एक प्रेशर टैक्टिक से अगर खुदा न खास्ता अमेरिकन इन्वॉल्व होते हैं तो इसकी इम्प्लीकेशन है, क्योंकि फिर अमेरिकन, रशियन और चाइनीज भी इसमें अपने कोई शो ऑफ फोर्स कर सकते हैं, तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और फिर अमेरिकन समझते भी हैं कि इसके क्या हमारे लिए असरात हो सकते हैं। तो आप समझ लें कि ये इसीलिए कोशिश करें कि ब्रिगेडियर साहब, अगर देखा जाए, हम सूरत हाल देखें कि अमेरिका की मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, फौजी अड्डे मौजूद हैं। वो कहा जाता है ना, द मोर यू हैव द मोर यू लूज। तो अगर दूसरे ममालिक भी इस तरह से आ जाते हैं इस जंग के अंदर, तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप का जो मकबूलियत का ग्राफ है वो अमेरिका के अंदर पहले ही नीचे चल रहा है। अगर इस तरह से अमेरिकन तनसीबात पर निशाना बनाया गया, अमेरिकन फौजियों को निशाना बनाया गया, तो फिर ट्रंप साहब की मकबूलियत का क्या होगा? लेकिन ये लोगों का अभी यही भी मानना है, जो थिंक टैंक्स हैं, कि अगर ये जंग लंबी हो जाती है, जैसे सॉर्ट ऑफ वार ऑफ एट्रिशन होती है, तो ये थ्रेट करेगी मसूद नेतन्याहू को, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मकबूलियत, जिस आप कह रहे हैं कि वो भी गिरी हुई। तो जहाँ उन्होंने दावे किए थे कि मैं पीस के लिए आया हूँ, मैंने दुनिया में डील करवानी है, और उनकी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो मेरे ख्याल में उसके बड़े मसाइल होंगे। अब इजराइल के लिए देखे बड़ा मसला बना ये है कि जो उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से, वो अचीव नहीं कर सके हैं। अभी इंटरनेट अटैक्स कर रहे हैं, आल्बो इसमें शक नहीं है कि एयर सुपीरियरिटी उनकी है, लेकिन जो चाहते थे डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, वो कामयाब नहीं हुए। नेतान्स के जो साइट थी वहाँ पे पार्शियल डैमेज कर किया उन्होंने। तो लेकिन वो भी ये देखें कि 6 मीटर अंडरग्राउंड है। जो फर्दो वाला जो साइट है, दैट इज हाफ ए माइल अंडरग्राउंड। उसके लिए इजराइल के पास तो अपना वही, इनके पास बम है, GP-57 है, तो वो तो यूज करते हैं 6 मीटर की डेप्थ तक वो जा सकते हैं। लेकिन असल वो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका, कि अमेरिका के पास जो BLU-127B बम है, जो जाता है 61 मीटर की पेनिट्रेशन है, और ये B-52 बम्बर से ये इसको थ्रो करते हैं। तो वो अभी उस मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए इनको ये वेपन चाहिए, और सेकंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ये हैं चेंज ऑफ रेजिम। तो उसके लिए वो जिस तरह उन्होंने कहा है कि दे आर असैसिनेटिंग, आप देखें सीरीज ऑफ असैसिनेशंस हो रही हैं लीडरशिप की। अब जाके उन्होंने फिर थ्रेट किया कि जी रहबर को भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो साहब, ये ईरान में रजीम चेंज की जो तजावीज़ हैं अब खुलकर सामने आ रही है, और इसराइल भी ये दावा कर रहा है कि जैसे ही अंदरूनी रुकावटें ख़त्म होंगी तो ईरान के अंदर से बहुत सारे लोग हुकूमत की मुखालफत करते नजर आएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात यकीनन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो कौमें मुत्तहिद होती हैं। जिस तरह आपने देखा यहाँ पाकिस्तान में भी सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन जब इंडिया की बात आई तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी। ईरान में भी देखें, ईरान की भी बड़ी एक हिस्ट्री है, एक सिविलाइजेशन है, तो इतने आसानी इख्तलाफात यकीनन वहाँ पे ग्रुप्स हैं, मुजाहिदीन खल्क है, रज़ा शाह पहलवी की जो फैमिली बाहर बैठी हुई है, दर एक्टिवली इन्वॉल्व इस तरीके से हैं। फिर अंदर से मोसाद की बहुत सख्त पेनिट्रेशन है लोगों में, तो वो एक फैक्टर है, लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं। मेजॉरिटी स्टिल जो है अभी वो रहबर के पीछे खड़ी है।
तो लेकिन हाथुल इम्कान देखे अल्टीमेट कोशिश बिल्कुल हम देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब के वेस्ट इंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। रजा शाह पहलवी के साहबजादे का भी आपने जिक्र किया, लेकिन मेजॉरिटी उनके पास नहीं है। दूसरों का जो एजेंडा है वो टो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ईरानी सुप्रीम लीडर या खुदा न खास्ता किसी और को निशाना बनाया जाता है ईरान के अंदर तो ये मामला जो है ये थम जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि बहुत सारी शख्सियात को निशाना बनाया गया, लेकिन जो ईरान का जोहरी निज़ाम है, जो वो अपने दिफा को मजबूत बना रहे हैं, वो सिलसिला यूं ही जारी हो सारी। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अभी हम बात करेंगे डाइट के हवाले से, आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें आपकी डाइट को किस तरह मुतासिर करती हैं। तो अभी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन अभी नाजरीन के साथ भी शेयर करते हैं, आपके साथ भी करते हैं। आप भी शामिल है और अभी कुछ देर बाद आप भी कुछ मेरे साथ शेयर करेंगे। ब्रेक तो है नहीं इसमें ना। नाजरीन, बढ़ती उम्र के साथ या यादाश्त का कमजोर होना एक आम सी बात समझी जाती है, एक नेचुरल है, न्यूट्रल है। लेकिन जब इंसान अपने आसपास के लोगों को, अपनी बातों को, हत्ता कि अपने घर का रास्ता भी भूलने लगे, तो ये सिर्फ भूलने का अमल नहीं है, ये एक खतरनाक दिमागी बीमारी है जिसे डेमेंशिया कहा जाता है। डेमेंशिया कोई एक मखसूस बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई दिमागी बीमारियों का मजमुआ है। और इसकी वजह से इंसान की याददाश्त, फैसला साजी, सीखने की सलाहियत और रोजमर्रा जिंदगी पर शदीद असर पड़ता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस बीमारी के केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और आपको बताते हैं, इस हवाले से होने वाली एक हालिया बैनुल अक़वामी तहकीक ने इस बीमारी को हमारी रोजमर्रा खुराक के एक अहम जुज़ से जोड़ दिया है, और वो है प्रोसेस्ड गोश्त। जिस तरह हम नगेट्स खाते हैं या चिकन फ्राइज और इस तरह की चीज़ें, ये गोश्त वो गोश्त है जो महफूज किया जाता है नमक से, धुएं से या केमिकल के जरिए तैयार किया जाता है ताकि ज़्यादा देर आपकी फ्रिज के अंदर रह सके। ये तहकीक यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के न्यूट्रिशनल एपिडेमोलॉजी ग्रुप ने की है, जिसमें तकरीबन 5 लाख अफराद पर 8 साल तक तहकीक की गई है। और इस तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि जो अफराद रोज़ाना 25 ग्राम प्रोसेस्ड गोश्त खाते हैं, उनमें डेमेंशिया का जो खतरा है 44% तक बढ़ जाता है। और ये भी देखा गया कि ऐसे अफराद के अंदर अल्जाइमर की बीमारी का खतरा भी नुमाया तौर पर ज्यादा होता है, जबकि इसके बरअक्स जो लोग बगैर प्रोसेस शुदा गोश्त यानी कुदरती गोश्त को इस्तेमाल करते हैं, उसे खाते हैं, उनमें ये खतरा कम पाया गया। तो नाजरीन, अगर आप प्रोसेस गोश्त के शौकीन हैं तो ये खबर शायद आपके लिए एक वार्निंग हो, और वार्निंग क्या बल्कि ये एक बड़ा बेहतरीन एक तजवीज़ भी है, मशवरा भी है, क्योंकि उनकी 8 साल रिसर्च है, इतनी लंबी रिसर्च है जिसमें उन्होंने ये साबित किया है कि आप जनाब कई महीने तक जो है वो गोश्त को अपनी फ्रिज के अंदर महफूज ना करें। प्रोसेस मीट को प्रोसेस ला के खरीद के हम फ्रिज में रखते हैं स्पेशली, जहर खरीद के लाते हैं। एग्जैक्टली, और नाश्ते में हम वो सैंडविच में डाल रहे हैं, आप लंच में खा रहे हैं, आप डिनर में भी खा रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है। बेहतर यही है कि अपनी खुराक में आप कुछ तवाज़ुन रखें, ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें, फल हो गई, मछली और दालें शामिल करें। दिमागी सेहत को आप संजीदगी से लें, क्योंकि आपकी याददाश्त सिर्फ एक नेमत ही नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी, आपकी पहचान और रिश्तों की भी ये बुनियाद है। तो इसकी हिफाजत करना आप पर लाज़िम। और ये कितनी खतरनाक बात है, एक पल के लिए तसव्वुर करें कि आप भूल गए हैं अपने घर का रास्ता, आपने अपने घर वालों के चेहरे भूल गए, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा किसी पे भी नहीं होना चाहिए। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। मजीद आगे चलते हैं और आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। नाज़रीन, दुनिया हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं बदल रही है, बल्कि कुछ लोग तो मरीख पर घर बनाने की बातें कर रहे हैं कि हमने तो मार्स पे अब घर बनाना है, अर्थ पे तो बहुत क्राउडेड हो गई है। मगर वहीं पर कुछ लोग हैं जो यहीं पर रहना चाहते हैं, यहीं पर नहीं बल्कि माजी में जाना चाहते हैं। चीन में एक शख्स ने फैसला किया है कि वो आगे नहीं बल्कि माजी में जाना चाहता है, और उसने गार में रिहाइश इख्तियार कर ली है। मतलब ये कोई हम आपसे मजाक नहीं कर रहे, बल्कि एक हकीकत है जो कि आपको बता रहे हैं, कुछ मनाजिर भी आपको दिखा देंगे। चीन के सूबा सिचुआन से ताल्लुक रखने वाले 35 साल मिन हेंगकाई ने ना सिर्फ अपनी नौकरी को छोड़ा, बल्कि शादी और जदीद जिंदगी को भी उन्होंने फजूल करार देकर पहाड़ों में गार को अपना मुस्तकिल घर बना लिया। और आपको ये भी बताते हैं इस शख्स के बारे में कि, और ये बड़े मज़े की बात है कि वो पहले कामयाब राइड हीलिंग ड्राइवर थे और आमदन भी उनकी अच्छी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़कर कुदरत के करीब रहने का फैसला किया। अब वो क्या करते हैं, अब वो सब्जियां उगाते हैं, किताबें पढ़ते हैं और रात में सिर्फ सोते हैं। कोई बॉस नहीं है उनका, कोई बिल नहीं आता, कोई बीवी नहीं है तो कोई खर्चा नहीं है। और उनका मानना ये भी है कि सच्ची जो मोहब्बतें होती हैं, जो इश्क होता है, वो सिर्फ फिल्मों में है
और शादी जो है वक्त का और पैसों का ज़िया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कमेंट से बड़े सारे लोग इत्तेफाक करेंगे। दिलचस्प बात तो ये है कि जनाब वो तन्हा रहते हुए भी सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं। 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और लाइव स्ट्रीम से उनकी कमाई अलग है। यानी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शोहरत का शौक अब भी उनके अंदर जिंदा है और वो अपनी इसी जिंदगी को जो है दिखा रहे हैं लोगों को, और लोग जो हैं उन्हें बड़ा पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब किसी को क्या पता कि पसे पर्दा उनकी क्या इंटेंशन है, वो क्या चाहते हैं। लोनली भी हो जाते हो ज़हर, एक टाइम के बाद आप कितना ही लाइव स्ट्रीमिंग कर लोगे, कितने ही अपने आप को कामों में मसरूफ है, एक टाइम के बाद आपको किसी के साथ बातचीत करने की जरूरत पड़ती है, इमोशनली कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। सोशल एनिमल और उसने इंटरेक्ट करना ही करना है किसी से। तो नाजरीन, खूबसूरत और सेहतमंद बाल हर किसी का ख्वाब होते हैं, लेकिन हम में से अक्सर जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो हमारे बालों को कमजोर, बेजान और उनके झड़ने का सबब बनती हैं। जिस तरह आपको पता ही होगा, लोग आपसे भी पूछते होंगे, आप बड़ी अच्छी रोजाना हेयर स्टाइलिंग करती हैं, क्या राज है आपके बालों का, हमसे भी पूछा जाता है ये सवाल। तो कुछ चंद नुकसानदेह आदत हम आपको बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि आपने इनसे बचना कैसे है। इससे आपके बाल ना सिर्फ मजबूत बल्कि चमकदार भी रह सकते हैं, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो मैं आपको अपने बारे में पहले बता दूं, मेरा बहुत सिंपल स्टाइल है, यही है, फ्रेश बाल, स्ट्रेट ब्लो ड्राई और दैट्स इट। और इस तरह ही करके आप बैठ जाते हो, उतने ही आप अच्छे नॉर्मल फ्रेश लगते हो। जितने आप बना के बैठते हो बैक कॉमिंग के साथ, आई गेस एक तो बाल भी आपके खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो बेहतर यही कि सिंपल रहिए। हमें तो चलाने भी जरा लंबा अरसा होते हैं। So true। रोजाना की स्टाइलिंग, रोजाना आपने बैठना है तो एक टाइम के बाद आप ना सिंप्लिसिटी अडैप्ट कर लेते हैं। तो आपको बताते हैं कि शॉवर से पहले जो है बालों को हमेशा ब्रश करके आपने शॉवर लेना है, गीले करने हैं। फिर गीले बाल जो कहा जाता है बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, और इसके साथ साथ तो पहले बेहतर ये है कि आप सुलझा लें बालों की, ये जो भी अड़कनें होती हैं वो निकाल लें, उसके बाद आप शॉवर लीजिए। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि बालों को झटके से ब्रश मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बालों को झटके से ब्रश करते हैं, उससे एक तो आपकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं, आपके बाल टूट जाते हैं और कहीं ना कहीं वहीं से बाल दोबारा नहीं निकलता। तो बड़े आराम से कि गीले बालों को फिर बहुत ज्यादा तौलिया रगड़े होते हैं उस पे, टॉवल जो है ना वो अच्छी तरह पता नहीं क्या प्रोसेस है, वो तो समझ ही नहीं आता। तो बड़े प्यार से अपने बालों को सुलझाइए। इसके अलावा गीले बालों को जब आप, बहुत सारे लोग मैंने देखे गीले बाल होते हैं और फौरन से आप बन बना लेते हैं, मत कीजिए। उससे क्या होता है, फंगस लग जाती है आपके बालों में, टूट फूट जाते हैं। और बालों को हमेशा पहले ड्राई कीजिए अच्छे तरीके से, और सीरम्स वगैरह अप्लाई कीजिए, और कुछ अच्छा ऑयल लगा सकते हैं तो लगाइए, और फिर स्टाइलिंग की तरफ जाइए, विच इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल जी। और मायरीन ये कहते हैं कि हेयर ड्रायर की हवा तेज हो या फिर गर्मी, ये बालों को खुश्क और बेजान कर सकती है। आपके बाल बड़े बेरौनक हो जाते हैं, इसलिए इन्हें खुश्क करने के लिए दरमियानी दर्जा हरारत या फिर कुदरती तरीके को अपनाया जाए, यानी आप उसे एयर ड्राई करें। और इसके अलावा अगर गीले बालों के साथ सोना भी अगर आपको मकसूद है तो आपको बता देते हैं कि ये भी आपके बालों को खराब करता है, उलझाता है, और खास तौर पर तकिए की रगड़ से ये आपकी जो बालों से उसको डैमेज कर रहा हो। गीले बालों में सो के तो वैसे भी आपको टेम्परेचर हो जाता है, आपकी गर्दन खिंच जाती है, पता नहीं कौन लोग ऐसे सोते हैं। और साथ एसी भी चल रहा हो तो एसी भी चल रहा, बिल्कुल। और बालों की खूबसूरती यही है कि आप सिर्फ महंगे शैम्पू और सीरम्स मत अप्लाई कीजिए, बल्कि उनको प्यार से सुलझाइए। जितने प्यार से आप कोई भी काम करते हैं वो प्यार से उतना ही काम अच्छा होता है। जैसे कहा जाता है बड़े प्यार से जो लोग खाना बनाते हैं ना, उनके खाने में स्वाद बड़ा अच्छा होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आपको गौर करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ख्याल करने की ज़रूरत है, ताकि आपके बाल जो हैं लंबे अरसे तक आपका साथ दे सकें। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। बात कर लेते हैं एक ऐसे अहम हसास मौजू पर जिस पर बतौर कौम हम सबको ही बड़ा संजीदगी से गौर करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे 2025 जारी किया है। उसके मुताबिक पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे अब भी स्कूल नहीं जा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख बच्चे यानी 5 से 16 साल की उम्र के 38% बच्चे तालीम से महरूम हैं। और सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि लड़कियों की बड़ी तादाद भी स्कूलों से बाहर है, स्कूल नहीं जाती। और दही इलाकों में ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब है। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, और जब बच्चों की इतनी बड़ी तादाद स्कूलों से बाहर हो तो ये सिर्फ तालीमी मसला नहीं रहता, बल्कि एक समाजी माशी बहरान की सूरत इख्तियार कर लेता है। बच्चों की इतनी बड़ी तादाद के स्कूल ना जाने के पीछे असल वजूहात क्या हैं? ये रवैया हमारे माशरे पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है, और क्या हुकूमती इक़दामात काफ़ी हैं या नहीं? इन तमाम पहलुओं पर डिस्कशन कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी डॉक्टर रिजवान सफदर साहब।
डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए बतौर उस्ताद कि आपकी नज़र में पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की इतनी बड़ी जो तादाद है, इसके पीछे रीजंस क्या है? देखें, सबसे पहले तो अब बच्चे को तालीम दिलवाना एक इकनॉमिक डिसीजन है। आप जाहिर है इसको वो गैरी बैकर्स कहते हैं कि यू इन्वेस्ट इन योर ह्यूमन कैपिटल। तो पहले आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप ये सोचते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से वापस आएगा। तो बच्चे को स्कूल भेजना एक इकनॉमिक मसला है। अब मसला ये है कि हमारी जो जैसे इन्होंने बात की कि हमारी ख़ास तौर पे जो रूरल पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में है। हमारी 40% पॉपुलेशन बिलो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन रह रही है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे को स्कूल भेजने से बेहतर वालिदैन ये समझते हैं कि ये जाए 100-200 रुपया लेके आए और स्कूल जाएगा तो अच्छा, फिर उनको आगे भी कुछ नज़र नहीं आता ना कि एजुकेशन लेके क्या करेगा। एक पूरा माहौल है ना कि साथ के घर वाला भी काम पे जा रहा है, इधर वाला भी काम पे जा रहा है, उधर वाला भी काम पे जा रहा है, तो वो एक पूरा एक सोशल इन्वायरमेंट बन जाता है। उसमें फिर वालिदैन के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो भेजना। फिर एक बहुत बड़ा मसला है कि ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए कि प्राइमरी स्कूल तो देहात की सतह पे बने हुए हैं, लेकिन प्राइमरी के आगे आपने कहीं दूर भेजना है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर भेजना है, लड़की को कैसे भेजेंगे? और उस भेजने के पीछे भी इकनॉमिक वो डिसीजन है। आपने रिक्शा लगवा के देना है या कैरी डब्बा लगवा के देना है या वैन लगवा के देनी, तो वो आपको जाहिर है उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो वो ख़ास तौर पे बच्चियों को तो वो कहते हैं कि तुम जो है वो घर बैठो, तो वो फिर लड़के को फिर भी बाइक वगैरह जो है वो ले देते हैं। एक जो बहुत बड़ा मसला है ना वो ड्रॉप आउट का, वो लैंग्वेज का इशू भी है। इस पे शायद पाकिस्तान में बात ही नहीं की जाती। इकनॉमिक ठीक है, ये बातें होती हैं, लैंग्वेज का मसला ये है कि हम रीजनल लैंग्वेजेस हैं हमारी पाकिस्तान में। पंजाब की पंजाबी लैंग्वेज है, रूरल एरियाज़ में ख़ासतौर बलूचिस्तान की अपनी ज़ुबान है, KPK की अपनी है। दुनिया का ये असूल है कि 5 साल की जो फर्स्ट 5 इयर्स की प्राइमरी एजुकेशन है वो आपने बच्चों को उनकी मादरी ज़ुबान में देनी है, मदर लैंग्वेज में देनी है, ताकि वो उसको कंसीव कर सके। अब हमारे बच्चे के साथ क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस की ये स्टडीज़ कहती हैं कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो 5500 वर्ड्स सीख के जाता है, जो उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है 4-5 साल में। अब हमारा बच्चा सीख के जाता है मझ, वो आगे होती है भैंस, बफलो, वो 3 ज़ुबानें उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं और शाम को जाहिर है आपने जरूर सिखाएं, इंटरनेशनल लैंग्वेज जरूरी है, लेकिन जरा 5 साल के बाद बफलो सीखने के बाद जब आप वापस उसी एनवायरनमेंट में जाएं तो फिर आपने वो कहना, वो बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता, वो डिसअपॉइंट हो जाता है। वो कहता है दादा कह रहा था कि मझ है, ये बफलो कह रही हैं, उर्दू वाली भैंस कह रही हैं। बच्चे के यकीन का मसला भी पैदा हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब आपने तो एक इशारा हमें दिया, उस पॉइंट को आपने समझाने की कोशिश की जहाँ पे सोसाइटल प्रेशर आ रहा है, माहौल का असर है, पेरेंट्स इस तरह के एरिया में रहते हैं, पॉवर्टी है। एक वो है जहाँ पे हम लोअर मिडिल क्लास की बात करें या मिडिल क्लास की बात करें, एक पर्सपेक्टिव जनरेट होता है लड़कियों के बारे में, लड़कियों की शरह कहा जाता है, तहकीक भी कहती है तालीम के में बहुत कम है। वहाँ पे ये पर्सपेक्टिव भी जनरेट किया जाता है कि अगर ये पढ़ी लिखी होगी, ज़्यादा पढ़ जाएगी तो इसका ओपिनियन जनरेट होगा, इसकी अपनी बात होगी, ये अपनी मर्जी करेगी, इसको समझ ज़्यादा आ जाएगी, ये कल को सवाल करेगी। इस बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल, ये तो जेंडर रोल्स का क्वेश्चन है ना। जेंडर रोल्स में हम ये समझते हैं कि लड़का लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से लड़कियां तालीम नहीं ले बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। देखें, लड़कियों के लिए शुरू से ही क्या सोचा जाता है कि माँ लड़की पैदा होते ही उसका जहेज का सामान बनाना शुरू कर देती है। इसका मतलब है आपने उसके लिए एक रोल डेजिग्नेट किया हुआ है। आपने किया है कि ये थोड़ी सी बड़ी होगी तो हम इसकी शादी कर देंगे, तो वो आगे जाके अपना घर बसाएगी। तो जब आपने ये सोचा है तो फिर आप एजुकेशन को उसके लिए प्रायोरिटी नहीं बनाते। तो ये जेंडर रोल्स की बात है। लड़के के लिए आप कहते हैं चूंकि उसने काम करना है तो सम हो आप उस पे, ये अगेन वही बात है। ये लड़कों के लिए भी कहा जाता है खास उम्र तक ये पढ़े कि इसको समझ आ जाए, उसके बाद ये भी कमाए। वही बात है ना कि ये इकोनॉमिक फैसला है। उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करने को तैयार हैं क्योंकि वो कमा के लाएगा। इसके लिए आप शादी करनी है, इसकी इस पे क्या खर्चने की जरूरत है। और ये बात सही है कि ये समझा जाता है कि जी हमारे माशरे में वो लड़की है, ये हाथ से निकल जाएगी। खास तौर पे हायर एजुकेशन में या घर से बाहर, इवन आप ने मिडल या मैट्रिक के लिए भी भेजना है तो ये है कि भाई ये तो पता नहीं क्या करेगी, कहाँ जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये माइंडसेट पाया जाता है, खास तौर पर देही इलाकों के अंदर हम देखते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से जो बच्चों को स्कूल वापस लाने की पॉलिसी है, इस पर आपका क्या मशवरा है, क्या आपकी ओपिनियन है? क्या हुकूमत वाकई इस मामले को लेकर संजीदा है या ये सिर्फ हुकूमती दावे?
देखिए, हुकूमत ने रिसेंट ईयर्स में इस पे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतने कामयाब नहीं हो सके जितने होने चाहिए थे। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो देखें, आज के दौर में डाटा ड्रिवन डिसीजंस होने चाहिए। और ये नहीं है कि आप इस्लामाबाद में बैठ के या इवन पंजाब लाहौर में बैठ के पूरे पंजाब पे एक डिसीजन इम्प्लीमेंट कर दें। आप देखें कि फैसलाबाद का क्या मसला है, आप देखें बखर का क्या मसला है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का डाटा है उसको यूज़ करके एक डाटा ड्रिवन लोकल पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि लोकल इश्यूज़ लोकल सॉल्यूशंस होने चाहिए। दूसरा ये है कि प्राइवेट स्कूल्स को ये भी बात है कि गवर्नमेंट जब आपने एजुकेशन को एक क्लास इशू बना दिया है तो लोग प्रेफर करते हैं कि या तो वो प्राइवेट स्कूल में भेजें या वो ना भेजें। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट जो है डॉक्टर साहब रेस किया है। यकसा निज़ाम तालीम, बड़े हम इसके दावे नारे सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं नजर आता हमें। बहुत ज़्यादा तफरीक है, बहुत तफरीक। कोई हम देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है जनाब, और फिर दूसरे उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं, और एक क्लास वो भी है जिन्हें पंजाबी में भी सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आप अगर देखें बॉडी लैंग्वेज हर चीज में फर्क है, जिसकी वजह से ये चीज यहाँ होती है कि उनके स्कूलों में कितने डिफरेंट किस्म के सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। लोग यही कहते हैं कि आगे यकसा मौके नहीं मिलते। इस पर क्या कहते हैं? ये जो सिस्टम डिजाइंड है जिस तरह से, उस सिस्टम की बेनिफिशियरी वो क्लास है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ती है, ठीक है, या जो क्लास अपर लेवल प्राइवेट स्कूलों से पढ़ती है। तो फिर लोग जाहिर है उधर को ही जाएंगे ना, कि आपने CSS करना है फॉर एग्जांपल, या अदरवाइज जो जॉब्स करनी है, तो अगर आप एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट से एक प्राइवेट एंटिटी से पढ़ के आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। तो वो सिस्टम सारा डिज़ाइंड ही जब एक ख़ास क्लास को बेनिफिट करने के लिए है, तो लोग जाहिर है या तो उधर जाएंगे, अगर वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कहेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छी है कि बच्चे को आप मोटरसाइकिल ठीक करवाना सिखाएं, वो कुछ ना कुछ दुकान डाल के देंगे, वो कुछ ना कुछ कमा के लेके आएगा। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को जाहिर है अपने गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, उन पे इन्वेस्ट करके उनको एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल्स के लेवल पे लेके आने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपसे एज ए एजुकेशनिस्ट पूछना चाहूँगी, जिस तरह ऑनलाइन एजुकेशन को आए हुए कुछ टाइम हुआ है, उससे पहले ऑब्वियसली मैनुअली हर कोई स्कूल जाके एजुकेशन हासिल कर, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, असेसमेंट्स हो रही हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्या फ़र्क समझते हैं कि उस एजुकेशन में जो हम खुद जाके कॉलेज स्कूल में पढ़ा करते थे और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या फ़र्क है? अगर दोनों बच्चों का मुआवजना किया जाए तो ज़्यादा काबिल आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने तो डेफिनेटली दोनों स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, आपका इंटरेक्शन होता है। सो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और इस पे दुनिया में बहुत सारी रिसर्च भी है। जो फेस टू फेस एजुकेशन है, उन बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू दोज जो ऑनलाइन लर्निंग करते हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ऑनलाइन का फिर मसला है। हमारे रूरल एरियाज़ में तो इंटरनेट ही नहीं आता, मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते, तो आप वहाँ के बच्चों को कैसे कैटर करेंगे? और ये इंटरनेट की जो एक्सेस है ये भी क्लास बेस्ड है। अपर क्लास की इंटरनेट की एक्सेस बहुत अच्छी है, मिडिल क्लास की उससे थोड़ी सी कम है। और ये मसला बड़ा एग्जिस्ट करता है, और ये खाली तालीम के हम सेक्टर में नहीं देखते, बल्कि जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी इसका बड़ा रोना रोते आए हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस पर भी कोई काम हुकूमत करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। तो नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स के साथ। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। व्यूअर्स, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग अब छठे रोज में दाखिल हो चुकी है और मशरिक़ वस्ता के उफ़क़ पर खतरनाक बादल मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। आलमी बरादरी की जानिब से कशीदगी को कम करने की कोशिशें हो रही हैं, मगर इसराइली हठधर्मी और जारहियत ने हर मुमकिन अमन अमल को सबूतास कर दिया है। रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश भी कर दी है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल को मशरिक़ वस्ता में तबाही का असल जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि ईरान तो बातचीत के लिए तैयार है, मगर इसराइल किसी भी हल से जानबूझकर राह फरार इख्तियार कर रहा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी ईरान पर दबाव डालना शुरू कर दिया है और मुतालबा किया जा रहा है कि वो फौरी तौर पर जौहरी मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ। दूसरी तरफ चीन और कतर ने इसराइल और अमेरिका की पॉलिसियों पर भरपूर तनकीद की है। चीन ने अमेरिकी सदर ट्रंप के ईरान मुखालिफ बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तेहरान खाली करने की धमकियां दरअसल जंग को हवा देने के मुतरादिफ है और एक खित्ते को मुकम्मल तबाही के दहाने पर ले जाएगी। कतर ने इसराइल के हालिया हमलों को गैर जिम्मेदाराना, अफसोसनाक और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। G7 सरबराही इजलास ने इसराइली नवाज होने की पॉलिसी का सबूत देते हुए ईरान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार दे दिया।
एलामिये में इसराइली जारहियत को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि उसे दिफा का हक कहकर जायज करार दे दिया गया, यानी खुली छूट दे दी गई। मगर पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए उसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़राए ख़ारजा की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिये में यह कहा गया है कि इसराइली हमले मशरिक़ वस्ता में अमन को खतरे में डालने की खतरनाक कोशिश है। इस एलामिये में इलाकाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर दिया गया है। मुस्लिम रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के खात्मे, फौरी जंग बंदी और सिफारती हल की बहाली के लिए आलमी सतह पर अमली इक़दाम किए जाएं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर आलमी उमूर शाजिया साहिबा ने। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शाजिया चीमा साहिबा, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग अब छठे रोज में हम देख रहे हैं दाखिल हो चुकी है और मगरिब की जानिब से मुज़ाकरात के लिए ईरान पर दबाव डाला जा रहा है और इसराइल को हम देख रहे हैं कि फ्री हैंड दे दिया गया है। बड़ा दोहरा मयार है। मगरिब की जानिब से जानिबदाराना और मुनाफिकाना पॉलिसी की वजह आप क्या समझती हैं? मगरिब जो है वो हमेशा से इसराइल उन्होंने बनाया हुआ है, इसराइल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, तो वो इसराइल के साथ ही रहेंगे। और जिन जौहरी मुज़ाकरात की वो बात कर रहे हैं उनको कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट देने वाला नहीं है कि वो जौहरी मुज़ाकरात तो ईरान ऑलरेडी कर रहा था। उसने ईरान ने तो कभी इससे इनकार ही नहीं किया। ईरान तो उस टेबल पे मौजूद था। इस संडे को भी उसका छठा राउंड जो है उन जौहरी मुज़ाकरात का होना था और मुज़ाकरात के दरमियान में अमेरिका की तरफ से भी ये बात की जा रही थी और ईरान की तरफ से भी कि अच्छी पेशरफ्त हो रही है। और ये वही मुज़ाकरात हैं जिनकी ट्रंप अपने पिछले दौर में इससे बाहर भी निकल चुके हैं, खुद ही इस ट्रीटी को जो है वो मनसूख कर चुके हैं। और उसके बाद फिर दोबारा जब आपका दिल चाहे कान से पकड़ के आप टेबल पे बिठा देंगे। और अब जब आपको पता चल रहा है कि आपकी जो रिजीम चेंज का एक ख्वाब था वो 24 आवर्स में पूरा नहीं हुआ इसराइल का, और अब इसराइल एक छोटा सा, इतना छोटा, एक न्यूयॉर्क सिटी जितना तो वो पूरा मुल्क है जिसने इतना बड़ा जो है वो पंगा ले लिया है ईरान जैसे मुल्क के साथ। तो अब जब उसको अपनी बका का मसला हो गया है कि मैं तो मलबे का ढेर बन जाऊंगा और अब मैं या तो वेस्ट को अपने साथ शामिल करूं, मैं अमेरिका को शामिल करूं और साथ में जो है वो ईरान को इस बात का जिम्मेदार ठहराऊं। तो ये देखिए, ये ऑप्टिक्स हैं, ये किसी जमाने में शायद बिकते हों। आज की दुनिया में, आज के दौर में हकीकत क्या है, लोगों ने खुद से उसको स्निफ करना, उसको खुद उसकी पार्सिंग शुरू कर दी है कि सच क्या है। अब सच वो नहीं होता जो लेगेसी मीडिया हमें बेच रहा होता है या ये G7 के जो ममालिक के लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं। G7 तो एक ऐसा क्लब है जो आपस में लड़कों की तरह, बच्चों की तरह तो ये लड़ते हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, कोई स्टेटमेंट दी और ट्रंप जो है उसके बाद कोई और बात कर रहे होते हैं। तो हमें देखना ये है कि इस वक्त रशिया और चीन कहाँ पे खड़े हैं, जो अडल्ट इन द रूम है जिन्होंने ये सब कुछ संभालना है, वो कहाँ खड़े हैं। शाजिया साहिबा, अब तक की अगर हम डेवलपमेंट देखें तो रूस ने जंग बंदी के लिए सालसी की पेशकश की थी और हमने देखा ईरान ने इस पर आमादगी का इजहार किया, मगर इसराइल इससे राह फरार इख्तियार कर रहा है। क्या समझती हैं, इसराइल मुज़ाकरात से क्यों भाग रहा है? क्या लगता है आपको? इसराइल मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता। इसमें पहले हमने बात ही यहाँ से स्टार्ट की कि मुज़ाकरात तो ऑलरेडी हो रहे थे। ईरान मुज़ाकरात से भागा हुआ नहीं था। ईरान को तो कहा कि IAEA जो है वो आके इंस्पेक्शन करेंगे और उनके मेंबरान वहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे थे। NPT का वो मेंबर है और NPT के साथ वो अबाइड बाय कर रहा है, वो अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। उसको जब कहा कि अपने पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसका जो वॉल्यूम है उसको लोअर करो, तो वो उस पर भी राजी हो गया। फिर उसको कहा गया कि तुमने जीरो एनरिचमेंट करनी है, उस पर उसने कहा कि मैं पीसफुल प्रोग्राम तो रख सकता हूँ कैंसर के आइसोटोप बनाने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के, अपनी एनर्जी के लिए। तो ये तो मेरे पास NPT का मेंबर होते हुए मेरे पास हक है, मुझे रोका नहीं जा सकता है। लेकिन वो IAEA के जितने भी लोग जो थे, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी मॉनिटरिंग बॉडी है, वो सारे के सारे गद्दार निकले। उनमें से 90% जो कि मोसाद के जो है वो इंस्टॉल्ड थे, जिन्होंने पहले वहां से लोकेशंस देखी ईरान की, फिर उनके जो उनके जगह है उनकी सारी की सारी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बाय पीछे भेजे और फिर वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको, उनका मर्डर हुआ। हमने ये देखा कि और उसके बाद वहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक हुए जो कि फिलहाल सेफ हैं। लेकिन बहरहाल ये IAEA भी कोई इम्पार्शियल इदारा नहीं, इंटरनेशनल होने के बावजूद ये सारे इदारे जो हैं ये
ग्लोबल वेस्ट जो है उसका माउथ पीस है, उसका एजेंडा लेके चलते हैं। तो ईरान तो इतना सुलह सफाई के साथ चलता हुआ बेचारा यहाँ तक भी कह रहा था कि आप जिस मेज पे बैठते हैं हम बैठने के लिए तैयार हैं। उसने तो ये भी नहीं कहा कि तुम लोग कितने बिल्कुल हमने देखा है शाजिया साहिबा कि ईरान ने तो अपने एटमी प्लांट का मुआयना भी करवाया IAEA को, लेकिन आपने बताया कि कौन वहाँ पर जो है वहाँ पर पहुंचे और इसराइल ने किस तरह से वहाँ पर टेक ओवर किया और किस तरह से इंफॉर्मेशन हासिल की इंटेलिजेंस की, लेकिन इसराइल ने इजाज़त नहीं दी है IAEA को। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो G7 का जो एलामिया है ये मुकम्मल तौर पर हमें इसराइल के हक में नज़र आ रहा है। आप ये समझती हैं कि आलमी ताकतें मशरिक़ वस्ता में अमन की बजाय जानबूझकर जंग को हवा दे रही हैं? कहीं ना कहीं अंदरूने खाना वो भी ईरान की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ हैं, खौफजदा हैं? ये जो 6 ममालिक हिट लिस्ट पे रहे हैं और ईरान उनमें से आखिरी मुल्क है, बाकी सब जो है उनका जो इन्होंने करना था वो कर चुके हुए हैं, जिसमें लीबिया है, सीरिया है, इराक है, अफगानिस्तान है और सोमालिया है। तो अब ईरान जो है वो आखिरी मुल्क है और ये अलल ऐलान जो है नेतन्याहू ने कहा है कि मुझे इसका लीबिया सोल्यूशन चाहिए। तो लीबिया सोल्यूशन क्या है कि एक कलर रेवोल्यूशन है, लोग सड़कों पे निकले हैं, अपना ही लीडर जो है उन्होंने उसको मार मार के आयरन रॉड्स के साथ, मुअम्मर कद्दाफी हमें हम सबको पता है। अभी रिसेंटली उसने कहा है कि जब तक आयतुल्लाह खamenei जो है सुप्रीम लीडर, मैं नेतन्याहू ने कहा है कि उनको जब तक सद्दाम हुसैन की तरह लटका नहीं दिया जाएगा तब तक मसले का हल नहीं होगा। तो ये इतना बेलिजरेंट, इतना बेलोकोस्ट किस्म का जो नैरेटिव है, इतना स्टूपिड किस्म का जो नैरेटिव है, ये ना तो वो गजा के मामले में बेच सका है और ना ही वो अब ये इस मामले में उनका जो है वो इतनी बड़ी 70% पॉपुलेशन है ग्लोबल साउथ की, तो वहाँ नहीं बिक रहा है। ये G7 जो है ये दुनिया नहीं है। G7 तो दुनिया की 20% भी पॉपुलेशन नहीं है। अगर आप देखें टोटल GDP का 10% भी नहीं है पूरी दुनिया। तो G7 ने जो मंसूबे बनाए हुए हैं, जिसमें ईरान आखिरी मुल्क है जिसको डिस्टेबलाइज करना है, इसके रिसोर्सेज पे कब्जा करना है और इसमें रिजीम चेंज करना है। तो जब आपका पर्पस ही रिजीम चेंज करना है, रिजीम डिकैपिटेशन है, चाहे वो खुद सरेंडर करे। और शाजिया साहिबा ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात की मेज पर इसीलिए नहीं आ रहा इसराइल क्योंकि वो उसका मकसद ही यही है कि रिजीम चेंज किया जाए। मैं मजीद आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइली जारियत की मजम्मत किस हद तक मौसर साबित हो रही है? क्या ये महज अलामती रद्द-ए-अमल है या इसका कोई अमली फ़ायदा भी हो सकता है? क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि मुस्लिम ममालिक को अब मुखालफत के आगे भी कुछ करने की ज़रूरत है, ये वो वक्त आ गया है। अब क्या कहेंगी? मुस्लिम, बिल्कुल मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ। मुस्लिम ममालिक मुखालफत करते हैं तो किसी ज़माने में, आज से कोई 50-60 साल पहले अगर मुस्लिम ममालिक 70-80 इकट्ठे बैठ जाएं तो उनका कोई इम्पैक्ट होता होगा कि जी 60 ममालिक इकट्ठे बैठ गए हैं, 70 ममालिक इकट्ठे बैठ गए हैं, तो ये तो दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और खुदा जाने क्या कर देंगे। लेकिन हालात ने और वक्त ने देखा कि वो 70 हो, 80 हो, 90 हो, जब भी बैठते हैं एक अच्छी फोटोशूट जरूर होता है लेकिन उसका कोई फॉलो अप नहीं होता। तो दुनिया में उसका इम्पैक्ट जो है वो साइकोलॉजिकल उसी तरह खत्म हो गया है कि ये बैठे हैं, ये मुखालफत करेंगे, ये एक बयानिया देंगे, उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। तो इस वक्त सूरत हाल ये नहीं है। बहसियत पाकिस्तानी हम एक इस वक्त ऐसे दुराहे पे खड़े हुए हैं कि हम एक न्यूक्लियर वॉर का हिस्सा बन सकते हैं। जो इसराइल है, मैंने आपसे पहले कहा कि वो ईरानियन जो जंग का ब्लो है उसको नहीं फेस कर सकता और अल्टीमेटली वो या तो न्यूक्लियर हो जाएगा या न्यूक्लियर होने की धमकी करके अमेरिका को शामिल कर लेगा। और अमेरिका की जो बहरी बेड़े हैं वो उसकी मदद के लिए चल भी पड़े हैं और बाकायदा वहाँ पे। और हम ट्रम्प के बयानात भी अब सुन सकते हैं कि किस तरह वो मुज़ाकरात से हट के अब उसका सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल की। बिल्कुल। और इसराइल जो है वो बहुत दुनिया का वाहिद मुल्क है, एक मुल्क जो कि पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने का एक वाहिद बिल्कुल पूरी दुनिया इस मामले पर नजर रखे हुए है। बहुत शुक्रिया शाजिया चीमा साहिबा, इस तमाम तर मामले पर आप अपनी माहिराना राय दे रही थी। तो इसी के साथ नाज़रीन बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। व्यूअर्स, आलूदगी देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बड़ा मसला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 80% स्मॉग की वजह रिवायती गाड़ियां बन रही हैं और इन गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारे माहौल के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। इन मसाइल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तमाम पेट्रोल, डीजल और CNG गाड़ियों की कीमतों में
1% से 3% कार्बन न्यू एनर्जी व्हीकल लेवी लगाने की तजवीज़ दी है। फाइनेंस बिल के मुताबिक 800 सीसी से 1300 सीसी तक की गाड़ियों पर 1%, 1300 से 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर 2%, जबकि 1800 सीसी से ज़ायद गाड़ियों पर 3% न्यू एनर्जी व्हीकल लेवी लगाने की तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में एनर्जी लेवी के हवाले से एक नया कानून लगाया जाएगा, जिसके तहत न्यू एनर्जी व्हीकल अडॉप्शन लेवी लगाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जाएगी। हुकूमत का ये टारगेट है कि 2030 तक 30% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाएं और ख़ास बात यह कि इसके लिए 4 अरब रुपए का सब्सिडी पैकेज भी रखा गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में चार्जिंग स्टेशंस और बैटरी स्वीपिंग पॉइंट्स भी कायम किए जा रहे हैं और ये नई हुकूमती पॉलिसी हमारे रोजमर्रा के सफर, माहौल और मैशत पर किस तरह असरअंदाज होगी, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में ऑटो इंडस्ट्री के माहिर हैं, नाम है हाफिज सजाद साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सजाद साहब। सबसे पहले तो हमें जरा तफसीलन बताएं भी, बल्कि समझाएं भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 क्या है? आपने तो बड़ा इसका मुआयना किया होगा, स्टडी किया होगा। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अवाम के लिए ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है? सर देखिए, इस वक्त जो हमारा इंपोर्ट बिल है पेट्रोल का, वो अराउंड $12 बिलियन है एनुअली, और उसमें जो 50% है, 40% तो एग्जैक्टली हमारा वो मोटरसाइकिल्स में और ऑटो रिक्शाज में इस्तेमाल होता है। सही। और फिर हमें जो क्लाइमेट एक्सचेंज में हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त जो मसला चल रहा है, उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन उसी का है। अब अगर आप ऑटो पॉलिसी को देखते हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। 2016 से 2021 की एक ऑटो पॉलिसी थी और उसमें गवर्नमेंट ने बड़ा शानदार इनिशिएटिव लिया था, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ड्यूटीज़ को कम किया था। आज हम 10 साल पीछे चले गए। अब 2025 में हम बैठे हैं। 2016 की ऑटो पॉलिसी, इस मुल्क में एक और मसला है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो भी सियासत के साथ तब्दील हो जाती हैं। मतलब इस मुल्क पे रहम करें सियासतदान, आप आए जाएं, जो कुछ करना है आप करते रहें, लेकिन ऑटो पॉलिसी नहीं, कोई भी पॉलिसी जो है उसको तो चलने दें। बड़ा वैलिड पॉइंट। और ये पॉलिसी को नहीं चलने देते। पॉलिसी चलने दे, पॉलिसी जो है तरक्की के अकॉर्डिंगली बनाई जाए ताकि मुल्क को फायदा हो। आप आ रहे हैं या जा रहे हैं, आपका मकसद यही होना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पर जा रहा है। अच्छा हाफिज साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे, मजीद हमें बताइएगा कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शा खरीदने वालों के लिए कौन सी सब्सिडी रखी है? इसको जरा तफसीलन बताइएगा। मैं अब सब्सिडी की बात करती हैं तो मुझे एक बात बताइए कि आपने 200 यूनिट तक को प्रोटेक्टेड में रख दिया, 201 यूनिट हो तो बिजली का बिल आसमान पे चला जाता है, 400 टाइम्स वो हो जाता है। आप मोटरसाइकिल वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर में चार्जिंग करेगा। आप मसाइल का हल करें, पहले पॉलिसी सही करें। अब यहाँ सियासत जो होती है वो आवाम की खिदमत के लिए होती है ना, नेशनल इंटरेस्ट में होती है। यहाँ सियासत होती है इक़्तिदार के लिए। अगर आप अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों बैठ जाएं कि जो पॉलिसी मैटर है उसमें इनका कोई एक तो इनकी कमेटी ऐसी होना जिसमें ये नेशनल इंटरेस्ट पे बैठे। आपका इस वक्त $6 बिलियन एनुअली हमारा पेट्रोल जो कंज्यूम हो रहा है वो मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शे में हो रहा है। आप और उस पे आप कहते हैं कि हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पे। और इलेक्ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, 200 यूनिट के बाद जब उस जो बिजली के बिल का हाल होता है, आप वो कहेगा भाई पेट्रोल, वो अपने हमसाये को कहेगा कि भाईजान आप मेरा चार्जिंग की इजाजत दे, मेरे 199 यूनिट मेरे 199 यूनिट हो गए। तो आप देखिए, अब पहले तो संजीदा होना, पहले सबसे जरूरी बात है कि ये मजाक बंद करें। और आपके लाहौर में 1.5 करोड़ की आबादी है और आपके पास 4 चार्जिंग स्टेशन हैं और आप ऑटो पॉलिसी लॉन्च करने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास जो है 2030 तक हम 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे। आपका लाहौर से निकले मुल्तान तक, कराची तक, एक भी इस पूरे बेल्ट पे 1300 किलोमीटर पे एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है आपके पास। और देखें, पहले संजीदा हो, आपने सीएनजी का जो हाल किया उस तरह वो एक अननेचुरल बात थी। इलेक्ट्रिक फ्यूचर है, इलेक्ट्रीफाइड करना आपकी मजबूरी है बहुत सारे हवालों से। देखिए सीधा सीधा आपका 6 बिलियन तो मोटरसाइकिल और रिक्शा खा रहे हैं, $12 बिलियन तो आपका जा रहा है सिर्फ पेट्रोल की इंपोर्ट पे जी। आप सिर्फ ये जो बड़े रोड हैं, जीटी रोड पे चले जाएं यार, खुदा का नाम है कि जो वहाँ पे पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन जो खत्म हुए हैं उनको कर दें। हर पेट्रोल पंप, एक सादा सा फार्मूला है, हर पेट्रोल पंप पे एक चार्जिंग स्टेशन लगा दें आप। सही। आपका कितना खर्चा आएगा उस पे? इतना मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सजाद साहब, दूसरी हम देखते हैं कि लोग ये बड़ा सवाल करते हैं कि ये जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएंगी और इसके अलावा रिक्शास की आप बात कर रहे हैं, बाइक्स की हम बात कर रहे हैं,
इनकी पायदारी कितनी होगी, अफोर्डेबिलिटी क्या होगी इनकी? फिर देखिए, जो अफोर्डेबिलिटी है उससे पहले जो एक बड़ा मसला है वो है मैन्युफैक्चरिंग। अभी जो हमारी ऑटो पॉलिसी है इसमें 2030 में तो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रही है, ऑब्वियसली हो तो रही है, खैर जो हम बात कर रहे थे, लेकिन जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, अफोर्डेबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विसेज और एक जो कंज्यूमर का जो एतमाद है वो बिल्ड नहीं होना जब तक यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होगी। अब एक कंपनी कोई गाड़ी लॉन्च करती है, बाइक लॉन्च करती है और उसके बाद उसके पार्ट्स ही अवेलेबल ना हो जी, तो क्यों जाएगा? एक बंदा होंडा 70 अफोर्ड करता है, उसकी लाइट टूट जाती है, उसकी बैटरी खराब होती है, उसका ऑयल चेंज, हर चीज़ मार्केट में हर गरीब मोहल्ले में अवेलेबल है। तो पहली जो चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी लोकलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। जब तक आप लोकलाइजेशन नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसाइल इसी तरह रहेंगे और आप गाड़ी लेकर आप परेशान रहेंगे कि यार कल को इसकी बैटरी भी तो खत्म होनी ना जी। उसका रोड मैप क्या आपके पास, और क्या कंपनीज आएंगी यहाँ पे? एक मतलब बड़ा गलत होने जाएगा अगर गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपर जो है इस पे निगरानी ना की। एक कंपनी आएगी वो 500 गाड़ी बेचेगी और निकल जाएगी। बिल्कुल। वो 500 जो सारिफ है, मैं 500 की बात कर रहा हूँ, 5000 वो कहाँ जाएगा? साहब आप ठीक कह रहे हैं कि मतलब 2030 की तो हुकूमत बात करिए कि इस तरह हमारी कोशिश है कि जनाब 2030 तक जो है वो 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, फिर आप इंपोर्ट की तरफ ऑब्वियसली जाएंगे। जरा हमें ये बताएं, कुछ अवामी मफाद की बात करते हैं, लोगों की बड़ी नज़र होती है, कोई ऑटो एक्सपर्ट आए कि वो उन्हें कोई खुशखबरी दे दे कि जनाब गाड़ी कोई सस्ती होने वाली है। इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से हम बात करते हैं, हुकूमत ने जो मामलात रखे हैं, जो तजावीज़ सामने रखी हैं बजट में, RD कम होगी, कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगी, फिर जो कम से कम 3 साल की मुद्दत थी इंपोर्ट की उसको बढ़ाकर 5 साल का कर रहे हैं। अवाम का इसमें क्या फ़ायदा है, आम सारिफ का इसमें क्या फ़ायदा है अगर उसे हम कंपेयर करें लोकल मार्केट के साथ, लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ? देखिए, IMF आपको हमेशा कहता है आप टैक्सेस लगाएं, ये शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, छोटे थे बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, तो IMF पे सारा बोझ डाल दिया जाता है। IMF तो सादा सी एक बात करता है कि आपके खर्चे इतने हैं और आपकी आमदन इतनी है, या खर्चे कम कर लें या आमदन बढ़ा लें, वो तवाज़ुन तो कायम करें ना, तवाज़ुन तो कायम करें ना। अब ये खर्चे बढ़ाते जाते हैं और आमदन के इनके पास सोर्सेज नहीं होते, लेकिन वो अपने खर्चे बढ़ाते हैं। अपने बजट में आप देख लेना कि अपने आप को उन्होंने आराइश में रखने के लिए, मतलब आप चेयरमैन सेनेट देखें इस वक्त चेयरमैन सेनेट सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। अभी कुर्बानी के मौके पे मैंने तो खालों की रिक्वेस्ट की थी कि खाने भी भेजिए चेयरमैन सेनेट को। आप देखें बागात पे उन्होंने कितना, जाहिर बात है पौधों को पानी देना और उनकी हिफाजत करना कितना जरूरी है और उसके लिए खास बजट का। अच्छा, आप कुछ देर पहले पेट्रोल पंप के हवाले से बात कर रहे थे कि वहां पे चार्जिंग स्टेशन लगा लिया जाए, तो डिफेंस रोड पे अगर आपका गुजर हो तो एक ही रोड पे 7 से 8 पेट्रोल पंप है, इवन दो एक पेट्रोल पंप है जो एक जैसे आमने सामने है। अगर वहां पे चार्जिंग इस तरह स्टेशन लगा दिया जाए तो आवाम के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन उसके बरअक्स मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इशू है, हर इलाके में, हर सोसाइटी में, जहाँ पे घरों में बिजली नहीं मिल रही, आप सुकून से कुछ घंटे ठंड में AC के नीचे या पंखे के नीचे नहीं गुजार सकते, वहाँ पे अगर आपने कमाने के लिए जाना है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके पास है, तो आप किस तरह उसको चार्ज करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए, जब भी जो भी मुल्क में कोई भी मुल्क जो इसको इलेक्ट्रीफाई करता है गाड़ियों को, तो वो पहली जो चीज़ निकालते हैं वो घरों के अंदर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, एक रैपिड चार्जिंग जो चीज़ें हैं वो घरों में भी अप्लाई दे दी जाती हैं। मसलन मैं आपको जापान की बात करता हूँ, मैं जापान में 2019 में गया तो वहाँ पे 2000 येन का एक कार्ड मिलता था, आप पूरे महीने में सिर्फ 2000 येन, यानी पाकिस्तानी आज भी वो 4000 रुपया बनता है, आप वो पे करेंगे और आपके गली मोहल्लों में चार्जिंग स्टेशन लगे हुए थे और वहाँ से जाकर आप गाड़ी अपनी पूरे महीने के लिए कर सकते हैं। तो ये एक पूरी पॉलिसी होती है। लेकिन अभी जो बात हुई थी वो बड़ी ज़रूरी है कि जो इंपोर्टेड गाड़ियों पे गवर्नमेंट ने, IMF ने कहा कि आपने इतने टैक्सेस लगा दिए, इतने टैक्सेस लगा दिए कि RD आपकी खत्म नहीं होती, कस्टम ड्यूटी के बाद एडिशनल कस्टम ड्यूटी आ जाती है, फिर उस पर एक और ड्यूटी आ जाती है। तो अगर IMF ने कहा कि इन ड्यूटीज को कम किया जाए तो इसका मतलब कि एक जुल्म की हद थी जो क्रॉस हो चुकी थी। और लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर है ही नहीं है। मतलब टोयोटा के CEO खुद कहते हैं कि हम रीवो और पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर, आपका रीवो चल रहा है, फॉर्च्यूनर चल रहा है, पुलिस में चल रहा है, डाले चल रहे हैं, उसका वो खुद मानते हैं कि 40% हम सिर्फ लोकलाइजेशन है और 60% हम इंपोर्ट करते हैं। आपकी जो छोटी से छोटी पाकिस्तान में 660 सीसी गाड़ी बन रही है वो $3000 से ऊपर की गाड़ी नहीं है, दुनिया में जहां से मर्जी बनवा लें, $11000 में पाकिस्तान में वो बेची जा रही है। उसकी क्या है कि उसकी क्वालिटी क्या है कि मुख्तलिफ जो खुदा ना खास्ता बड़े बुरे हादसा पेश आए, पिचक के रह जाती है वो गाड़ी बेचारी,
और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि 12.5% से जीएसटी उठा के कहाँ आप ले गए हैं। सर गरीब की रेंज से बाहर निकल के वो गाड़ी कल्टस को 5 मिलियन पे ले गए हैं। आप, मैं चाइना खुद गया, कल्टस की मैंने पूरी वहां पे इसके अकॉर्डिंग गाड़ी बनाने की कोशिश की। $4500 में इलेक्ट्रिक गाड़ी बन रही थी जी। $4500 में इलेक्ट्रिक गाड़ी। आप वो एक पेट्रोल गाड़ी खटारा जिसका इंजन और जिसके अंदर सेफ्टी फीचर्स कुछ नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, और वो यहाँ पे पाकिस्तान में 5 मिलियन पे चली गई। हाफिज साहब आप ठीक कह रहे हैं कि कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं और दुखों की एक लंबी फहरिस्त है, अगर हम उसे खोल के बैठ जाए तो। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और आपने बड़ी अच्छी माहिराना राय दी और ये बताया कि जनाब जो आम आदमी है उसको इस सूरत में रिलीफ मिल जाएगा कि इम्पोर्टेड गाड़ी जो है, जो इम्पोर्ट की जाएगी, वो उसे कुछ सस्ती मिल जाएगी लोकल मार्केट के निस्बत, जो कि बड़ा अच्छा है, खुश आइंद। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, और इसके साथ अभी 2 सेगमेंट्स अभी बाकी हैं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत की दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, वहीं पॉलिसिंग के निज़ाम में भी इनकलाबी तब्दीली देखने में आ रही है। इसी हवाले से अप्रैल 2024 में पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज ने एक मुनफरिद इकदाम उठाया। उन्होंने वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन का आगाज किया, जिसे मेरी आवाज मरियम नवाज का नाम दिया गया। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ शिकायत को दर्ज कराने की सहूलत ही नहीं आपको प्रोवाइड करता, बल्कि खातीन के लिए एक ऐसा महफूज, बाएतमाद, बाइख्तियार और डिजिटल सहूलियात पर मबनी मरकज़ है जहाँ पर उन्हें घर बैठे मुकम्मल राजदारी और कानूनी रहनुमाई फराहम की जाती है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने इस मंसूबे को जदीद टेक्नोलॉजी और AI के साथ जोड़कर पुलिसिंग के रिवायती तरीक़ाकार को एक नई जहत फराहम की है। इस अहम मंसूबे के 1 साल मुकम्मल होने पर यह देखने की जरूरत है कि डिजिटल पॉलिसिंग किस हद तक मौसर साबित हुई है, और इन्हीं पॉइंट्स पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद इंचार्ज वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मोहतरमा अक्सा फयाज साहिबा। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ अभी डिस्कशन करेंगी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के हवाले से। जानना चाहूँगी जितने भी वर्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ख़वातीन के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और जहाँ तक आपका सवाल है कि किस तरह से हम अपनी ख़वातीन को फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम आपकी 15 की कॉल या 15 की कॉल नहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने एक दफ़ा हमसे रब्ता किया, यानी कि वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से आपने हमसे रब्ता किया, आपने सोशल मीडिया पेज से हमसे रब्ता किया, इसके साथ साथ आपने पैनिक बटन जो कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से लगाए गए हैं पूरे शहर में, अब तो खैर पूरे पंजाब में इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लग जाएंगे, और पैनिक बटन के साथ साथ किसी भी ज़रिए से सेफ सिटी के कैमरा से हमने आपको देख लिया, आपने हमें नहीं बताया, हमने सड़क पे आपको देख लिया कि क्या हो रहा है आपके साथ। किसी भी ज़राए से अगर खातून के साथ किसी किस्म का कोई वायलेंस हो रहा है तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन आपकी वो कंप्लेन लॉन्च करने से लेके आपका मुकदमा अदालत में जाने तक आपके साथ एक तो हम वर्चुअली कनेक्टेड रहेंगे, यानी कि कॉल के ज़रिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके केस के साथ हो क्या रहा है और आगे क्यों प्रोसीडिंग नहीं की जा रही। अगर आप हमें ये कंप्लेन करें कि जी मेरी आगे प्रोसीडिंग नहीं हो रही, FIR तो मेरी हो गई लेकिन आगे प्रोसीडिंग नहीं हो रही, तो हमारा एक सेक्शन है कि जी हम पोस्ट FIR में भी फॉलोअप्स लेते हैं कि आपकी इतने दिन पहले FIR हो गई थी तो आगे क्या हुआ, कुछ पता है आपको? नहीं, अगर नहीं पता तो हम आपको बताएंगे कि क्या नहीं हुआ। इसके अलावा FIR होने के बाद ना हमारी ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों। बिल्कुल, और एक सोसाइटल प्रेशर आ जाता है, एक तो सोसाइटी का प्रेशर, और इसके साथ साथ जी हमें जो ख़वातीन की तरफ से कंप्लेंट्स आती हैं वो ये मैं जा नहीं सकती, मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, या ये पहर हो गया मैं कैसे जाऊँ, मौसम ऐसा है मैं कैसे जाऊँ, या अगर मैं जाऊँगी तो पता नहीं पुलिस स्टेशन में मेरे साथ क्या सलूक हो। इस तरह के जो कंसर्न्स हैं उसकी वजह से हम फिर यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ये इनिशिएटिव लिया कि हम पोस्ट FIR पे भी अब फॉलोअप्स लेते हैं हम। ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पर तो FIR दर्ज करवाना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, लेकिन आप तो बिल्कुल आप बता रही हैं कि जब तक अदालत केस नहीं चला जाता आप फीडबैक लेते रहते हैं, बड़ा जबरदस्त है। और ये भी बताएं कि सेफ सिटी अथॉरिटीज ने पुलिस के निजाम में टेक्नोलॉजी को किस तरह अडॉप्ट किया, खासतौर पर हम देखते हैं AI को भी शामिल किया गया है, और ये फैसला किस तरह से और कितना फायदेमंद साबित हुआ? जैसे कि आपके AI की अगर बात करते हैं तो मैंने जो बता रही थी कि हम ख़वातीन की जो कॉल को कनेक्ट करवाते हैं, हम ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल भी करवाते हैं ख़वातीन की उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ, कि आपने अगर कहीं नहीं जाना तो आप यहीं पे रहें। अगर AI की बात करें तो यस, इनिशियली तो क्योंकि 15 के ऊपर पूरे पंजाब की कॉल्स तो आ रही थी, लेकिन उसमें ख़वातीन की आवाज़ कहीं ना कहीं गुम हो जाती कि उनकी कंप्लेन कहाँ गई कुछ पता नहीं। अब ख़वातीन के क्योंकि हमने AI का इस्तेमाल करते हुए एक IVR लगाया जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि अपने शहर का नाम और अपना नाम बताइए, वहाँ से हम आपकी वॉइस को डिटेक्ट करते हैं कि ये खातून की आवाज़ है या मर्द की आवाज़ है। अगर तो खातून की आवाज़ और वो 2 प्रेस कर रही है तो उनकी कॉल आएगी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में। सही, क्योंकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में सिर्फ ख़वातीन मौजूद हैं, फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं, ऑलरेडी उसको फिल्टर कर लिया जाता है। बिल्कुल, आपकी आवाज़ से हम फिल्टर कर लेंगे कि इनको हमारी ज़रूरत है या नहीं। खातून है तो आपकी कॉल हमारे पास आएगी, और अगर आप खातून नहीं हैं, आप कोई हजरत हैं
तो आपकी कॉल जाएगी इमरजेंसी 15 पे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इमरजेंसी 15 पे आपकी कॉल गई और जाने के बाद ये पता चला कि खातून विक्टिम थी इसमें, क्योंकि वालिद, भाई, शौहर, बेटा कोई भी कंप्लेन कर सकता है ना कि मेरी खातून के साथ क्या इशू है। अगर उन्होंने कंप्लेन किया और उसमें विक्टिम खातून है तो भी केस को पुश किया जाता है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में, तो भी हम भी टेकअप करेंगे उस केस को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अक्सर जब भी कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट का आगाज होता है, तो उसके पीछे एक सोच होती है, एक प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम के बाद डायग्नोज करके आप सोल्यूशन की तरफ जाते हो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ख़वातीन के हवाले से वो कौन से मसाइल दरपेश थे जो आपने या हमारी वज़ीर आला ने पिन पॉइंट किए और फिर आप लोगों ने सोचा कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम किया जाए ताकि इन मसाइल को सॉर्ट आउट किया जाए? बिल्कुल, हमारी खातून वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी पहली स्पीच में कहा कि किसी भी खातून को हरासा करना मेरी डेडलाइन है। उनके साथ साथ अगर हम अपने आईजी पंजाब साहब की भी बात करते हैं तो आईजी पंजाब का भी, क्योंकि प्राइम फोकस था कि उन वल्नरेबल जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके ऊपर फोकस करें कि उनके साथ इस माशरे में क्या सलूक किया जा रहा है। वो हमारे बच्चे, हमारी खवातीन, वो तमाम या हमारे माइनॉरिटीज़, इन सब को मद्देनजर रखते हुए एमडी सेफ सिटी ने, क्योंकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन क्योंकि पंजाब सेफ सिटीज़ का हिस्सा है, तो जितने भी वर्चुअल प्रोजेक्ट लगाए गए हैं वो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की छत तले लगाए गए हैं। ठीक है। वो हमारा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी भी हो गया, जो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली काम करता है कि अगर बच्चे किसी किस्म के अब्यूज़ का शिकार हैं तो वो उनके केसेस को स्पेसिफिकली देखेंगे, सारे केसेस को एक साइड पे करके। बिल्कुल वैसे ही अगर मिनॉरिटी का केस है तो वर्चुअल मिनॉरिटी सेंटर है हमारे पास, वर्चुअल सेंटर फॉर मिनॉरिटी। उनका काम है सिर्फ मिनॉरिटीज़ के केसेस को देखना। खवातीन के हवाले से हरासमेंट के बहुत सारे केसेस, वो केसेस हमारे पास आते हैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में। ठीक है। इसी तरह अगर आपको खून की जरूरत पड़ गई है और आपको कोई ब्लड नहीं मिल रहा तो वर्चुअल ब्लड बैंक भी है हमारे पास, जो पूरे पंजाब में जो है कनेक्ट करते हैं। वो सेगमेंट्स में आप काम करें। हमें ये बताएं कि खवातीन के लिए ये बड़ा एक मसला होता है, किस तरह से जो है उनका ट्रस्ट जो है वो आप गेन कर सकें और उनकी राजदारी को यकीनी बनाया जाए इस तरह के केसेस के अंदर, तो ये आप किस तरह से इंश्योर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल खवातीन का ये कंसर्न होता है कि पहले तो उनका सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि मुझसे बात कौन करेगा। अगर तो कोई सामने मेल है तो वो खुल के बात नहीं कर सकती, वो बताएंगे नहीं कि उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि सवालात ऐसे हैं कि वो बता नहीं सकते। तो अगर इस बात को इंश्योर करवाने के लिए कि वो खवातीन हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दें कि उनके साथ इशू क्या था, ताकि उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रोसीड करवाया जा सके, उनकी मदद की जा सके, इसके लिए हमने वहाँ पे फीमेल ऑफिसर्स 24 घंटे बैठी हैं सही वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनने के लिए, उनके केस को प्रोसीड करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई जो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें, ये मोस्टली हमारे पास हरासमेंट के केसेस में आती है, ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट में आता है कि वो खवातीन ये चाहती हैं कि उनकी आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए। सही। उस मामले में हमारा काम है उनके उन रास्तों को हमवार करना कि जहाँ पे कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल है। ठीक है। हम उन रास्तों को हमवार करते हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, उनकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। अक्सर शॉर्टली हमें बताइएगा कि वुमेन्स सेफ्टी एप्लीकेशन के बारे में कि ये किस तरह काम करती है और किस तरह खवातीन की मदद करती है, इसमें कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं? वुमेन सेफ्टी ऐप में एक तो 15 का फीचर आपको मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्टली हमसे रब्ता कर सकते हैं कॉल के जरिए से। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी सूरत हाल में मौजूद है कि जहाँ पे आप कॉल नहीं कर सकते, आप चैट करें हमारे साथ। आपके चैट पढ़ने के लिए और चैट में हमने वीडियो और पिक्चर्स का भी ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपके पास कोई एविडेंसेस है आप हमारे साथ शेयर करें। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन दे दिया है कि आप चैट भी नहीं कर सकते तो आप हमें वीडियो कॉल करें, अपने सराउंडिंग दिखाएं कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप कहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप रास्ता भटक गए हैं तो हम जगह देके हम आपको बताएंगे आपकी मदद कैसे करनी है, क्योंकि आपकी लोकेशन इस ऐप के जरिए से आपकी लोकेशन हमारे पास आती है। इसके अलावा हमें राइड के जो खवातीन राइड यूज़ करती हैं वो हमें अप्रोच करती हैं इस ऐप के जरिए से, क्योंकि अगर आपकी राइड आपने एक पाथ सेट किया, 1 किलोमीटर डेविएट हो गए, आपका ये ऐप अलर्ट जनरेट करेगा जो हमारे पास भी आएगा और आपके नेक्स्ट किन के पास भी जाएगा। फिर हम खुद सामने से रब्ता करते हैं कि आप कहाँ पे खैरियत से हैं, अगर नहीं खैरियत से तो क्योंकि पूरे लाहौर की पुलिस और इसी तरह पुलिस कहाँ पे है वो हमारे पास अपनी इंटरनल हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि फिर हम आपके करीब तरीन ऑफिसर को आपके पास भिजवाते हैं कि आप तो पहुंचे, मुतलका को हम भिजवा रहे हैं ताकि खातून को रेस्क्यू किया जा सके। इस तरीके से वुमेन सेफ्टी ऐप जो है वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है अक्सा, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आपकी मौजूदगी से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला वर्चुअल के हवाले से कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन किस तरह काम करते हैं और ख़वातीन के हवाले से कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्योंकि बहुत सारी उज़रा ख़वातीन है जो अपने बारे में बात उस तरह खुल के नहीं कर सकती, अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट करवा सकती और इतना प्रेशर होता है। अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि देखें जिस तरह से उन्होंने बात की कि ख़वातीन जो कैब यूज़ कर रही होती हैं, जदीद दौर में आप देखें कि जराइम की साख्त भी बदल गई है और उन्हें आपने हैंडल किस तरह करना है उसके लिए भी आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की जरूरत है। इवन आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं, आप कॉल नहीं कर सकते मुश्किल में, आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप मैसेज वीडियो 15 पे कॉल करके अपनी मालूमात शेयर कर सकते हैं इनके साथ और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ लेते हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में खुराक का ज़ाया होना एक बड़ा संगीन मसला है, जहाँ एक तरफ ग़िज़ाई किल्लत पाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी मिकदार में खुराक ज़ाया भी होती है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सालाना तकरीबन 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया हो जाती है। और इसके साथ साथ बताते हैं कि आज के जो हेल्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी के बारे में, यानी पायदार खुराक। नाज़रीन, ये एक तस्वुर है, ये एक ऐसी खुराक है, ये बेसिकली हमें सिखाती है कि सही खाना पीना कैसे है और आप फितरत के करीब रह के सादा, सेहतमंद और माहौल दोस्त चीज़ें कैसे इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी डाइट बेहतर हो सकती है और आपकी सेहत भी बेहतरीन रहेगी। और इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत आमना अली। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आमना, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसको एलैबोरेट कर दीजिए, हमें सादा अल्फाज में समझाइए कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी होती क्या है। जी नजफ, थैंक यू सो मच। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी जो है, आज इसका आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, 18 जून है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं फ्रॉम फार्म टू फोक, यानी आपकी जो ग़िज़ा कैसे वो प्रोड्यूस हो रही है, कैसे वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और फिर आपके पास कंज्यूमर के पास वो आपकी प्लेट में किस तरह से आ रही है, तो किन प्रोसेस से गुजर के वो आपके पास आ रही है। और ये जो सारी प्रोसेसिंग है, ये हमारी सेहत के लिए भी और हमारे जो माहौल है उसके लिए भी कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो ये सिर्फ एक खाना बनाने का या खाना खाने का या उसकी हमारी सेहत पे क्या असरात है उसका नाम नहीं है, बल्कि ये उस पूरे प्रोसेस का नाम है कि जिससे वो खाना गुजर के हमारे पास आता है। अच्छा आमना, पायदार खुराक का हमारी सेहत, माहौल और मईशत पर क्या असर पड़ता है, और क्या ये सिर्फ अमीर मुल्कों का ही मसला है या फिर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर भी ये रुझान देखने को मिलता है? नहीं, बिल्कुल। आप देखें, अब ये तो अवेयरनेस हर जगह आ गई है, सोशल मीडिया आपके पास है, और जिस तरह ये मॉर्निंग शोज आप करते हैं, इसमें डिफरेंट गेस्ट को आप बुलाते हैं और वो भी एजुकेट यही करते हैं। तो अब तो ऑर्गेनिक डाइट का, फ्रेश डाइट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और हर कोई जो है वो ऑर्गेनिक खाना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, और हर कोई ये जानता है कि उसकी सेहत पे खाने का जो है वो सबसे ज़्यादा रोल है। तो हर कोई ऑर्गेनिक डाइट की तरफ जा रहा है, हर कोई। अब तो आप देखें, घर में किचन गार्डन जो है उसका ट्रेंड बहुत शुरू हो गया कि खुद घर में सब्जियां उगा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमीर मुल्कों में ही ये ट्रेंड है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और फैलना चाहिए भी है, क्योंकि जितना आपकी खुराक खालिस होगी, अच्छी होगी, आपकी सेहत भी डायरेक्टली उतनी ही अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक है। आमना, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में किचन गार्डनिंग करना भी एक आई गेस वो अमल है जो कि आपकी मईशत या आपकी इकोनॉमी या आपके फाइनेंस से कनेक्ट करता है। ज़ाहिरी बात है, फल उगाना आपके घर में, उसके लिए खाद और बहुत सारी फर्टिलाइज़र, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिन लोगों को अवेयरनेस है या जिन लोगों को अवेयरनेस आ रही है, वो किस तरह सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी को फॉलो कर सकते हैं बिसाइड्स दिस के किचन गार्डनिंग है, और क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, इसमें किचन गार्डनिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें हमारी गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चीज़ों को, जिस तरह फर्टिलाइजर्स हैं उनकी कीमतों में कमी करना, वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम किचन गार्डनिंग को आसान बना सकें। जो बीज लेने की जो सहूलत है वो फराहम होनी चाहिए कि हर तरह के जो सीजनल हमारे पास बीज हैं वो अवेलेबल हों। और इसके साथ साथ ये कि घरों में आम अगर हम बात करें घरेलू उस पे लेवल पे, तो उसमें ये है कि आपकी इस तरह हम फल और सब्जियों का इस्तेमाल घर में करते हैं तो घर में भी खाद बनाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है आप बाहर से ही खाद खरीदें। हम अक्सर फल और सब्जियां खाते हैं और उनके जो छिलके हैं वो फेंक देते हैं, तो वो जो छिलके हैं, प्याज का छिलका है, उनको इस्तेमाल करके भी जो है खाद बनाई सकते हैं। और कुछ लोग तो अब जो चाय की पत्ती है, जब आप चाय बना लेते हैं वो पत्ती फेंक देते हैं, तो इवन वो पत्ती भी जो है वो खाद के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसको हम बेसिकली रिसाइकलिंग कहते हैं कि आप चीजों को बजाय के वेस्ट करें, जो लेफ्ट ओवर्स है उनको आप रिसाइकल करके उनको यूज करके इस्तेमाल में लाएं और इससे जो है वेस्ट भी कम होगा। अच्छा आमना, ये भी देखने में आता है कि अवाम की अक्सरियत खाने के इंतखाब में, सिलेक्शन में टेस्ट को और प्राइस को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रही होती है। ऐसे में सस्टेनेबल सोच कैसे परवान चढ़ सकती है आपके नज़दीक? देखिए, ये बहुत सोच बदलना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि हम लोग इम्पोर्टेड चीजों की तरफ ज्यादा जाते हैं। हमें होता है कि शायद उसमें बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत है और जो जी कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी
लेकिन हमें अपने लोकल फूड्स, ऑर्गेनिक फूड को ही प्रमोट करना चाहिए। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी के हवाले से अगर बात करूं तो देखें, जो इम्पोर्टेड फूड आइटम्स आपके पास हैं वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसको एक्सेसिबिलिटी, वो भी चीज़ मैटर करती है, क्योंकि जितनी चीज़ आपको दूर से मिलेगी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, और फिर वो जो गैसेस एमिट कर रही हैं या आपकी व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्ट करने वाली, वो पोल्यूशन ऐड कर रही हैं। तो जितनी ज़्यादा इन चीज़ों की डिमांड होगी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन का अमल होगा और फिर पोल्यूशन में भी इजाफा होगा। तो कोशिश ये करें कि जो मुकामी चीज़ें हैं, जो लोकल आपके फार्म्स है, वहाँ से जो चीज़ें दस्तयाब है आप उनको इस्तेमाल करें, ताकि आपका माहौल जो है वो भी इससे बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है आमना अली, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप हमें बता रही थी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी के बारे में। एक अच्छी और पायदार खुराक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। आपने अक्सर लोग देखे होंगे जो प्रोसेस फूड या गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं वो हमेशा एंजाइटी का शिकार रहते हैं, ओबेसिटी भी उन्हीं लोगों को होती है और वो परेशानी आपको नजर आते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा हेल्थ सेगमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और उम्मीद ये भी है कि आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। सोशल मीडिया पे जाके कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि मजीद हम चीजें ऐड ऑन कर सकें अपने प्रोग्राम में जो आप देखना चाहते हैं। तो आज के दिन के लिए दीजिए हमें इजाजत, और अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।